उफ अम्मा, आज तो समझो बाल बाल बच गई मैं। वो फ़ोन बंद करके भागी रेशमा बेगम के पास मौजूद थी। अरे क्या हो गया, खुदा खैर करे। उन्होंने उसके हवास बागता हवाइयाँ उड़ाते चेहरे को देख इस्तफसार किया। अरसल को पता चल गया? मतलब कल जब मैं दिलावर के साथ उसकी गाड़ी में घर आई थी तो अरसल ने मुझे देख लिया। वो जल्दी से उन्हें सारी बात बताने लगी। वो भी फिक्रमंदी से सुन रही थी। अब तो कुछ दिन एहतियात कर ज़रा। इतनी एहतियात तो करती हूँ, आज तक कभी भी किसी लड़के को घर तक नहीं लाई। पिछली गली के पास उतरती हूँ, फिर भी उस कमबख्त ने पता नहीं कैसे देख लिया। बस तो आइंदा ख्याल रखियो, बहुत चालाक लड़का है ये अरसल, इसे हल्का ना ले। एक बार इसके दिमाग में शक का बीज बढ़ गया ना, घुस गया कीड़ा शक का, तो नाक में दम कर देगा तेरा। उन्होंने समझाया। सही कह रही हो, आजकल तो वैसे भी उसे मेरी हर बात पर एतराज़ होने लगा है। इतनी रात को कहाँ फिर रही थी, लिबास कैसा पहना है, दुपट्टा ठीक से क्यों नहीं ओढ़ा, वगैरह वगैरह। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते बेजारी से बोली। वैसे अम्मा सच बताऊं, मुझे तो अजीब बेजारी होती है अब उससे। हर वक्त या तो वही रुखसती की रट, या फिर ज़िंदगी को समझदारी से गुजारने पर लेक्चर। तू ही लट्टू हो गई थी उसकी चिकनी सूरत पर। मैंने तो तुझे बुतीरा समझाया था। तू इतनी खूबसूरत शहजादियों जैसी आन बान वाली लड़की, तेरे लिए तो होता कोई गाड़ियों कोठियों का मालिक, कोई सियासतदान। उन्होंने उसकी गलती का एहसास दिलाया। सही कह रही हो अम्मा, वाकई गलती हो गई। वो धीमी सी आवाज़ में अपनी गलती का एतराफ़ कर गई। चल अब इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं, कोई अच्छा लड़का सेट हो जाए तुझसे, फिर इस अरसल से जान छुड़वा लीजिए। उन्होंने उसे खामोश देख तसल्ली दी। वो अपनी सोचों में डूबी थी। उन दोनों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि खुदा की मुकर्रर करदा हदूद से तजावज़ करके कैसे वो उसके कहर को आवाज़ दे रही हैं। कमबख्त, 1 मिनट के लिए तो तूने मेरी जान ही निकाल दी थी। कुछ मिनट बाद उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाकर वो बोली, तो वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैं समझी मैं तो समझी अरसल को तेरे साथ यूनिवर्सिटी छोड़ मैं तो समझी कि अरसल को तेरी यूनिवर्सिटी छोड़ने का पता लग गया। उन्होंने अपनी परेशानी की वजह बताई। उसकी तुम फिक्र ना करो, 8 महीने हो गए, अभी तक उसे हवा नहीं लगने दी, तो आइंदा भी पता नहीं चलने दूंगी। उसने इत्मीनान से कहा। उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। एक तो फीस के नाम पर अच्छी खासी लगी बंधी रकम आती है, दूसरे रुखसती के जंजाल से भी तो बची हुई है ना तू। वो बोली। नैना ने हंकारा भरा। नैना, कितना अच्छा होता अगर तू भी पढ़ लिख जाती, अपनी ताई की दोनों बेटियों की तरह। अरसल की तरह तेरे पास भी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती। उन्होंने हसरत से कहा। अरे भाई, मुझसे नहीं होती है पढ़ाई वढ़ाई, इतने साल सर खपा कर देख तो लिया मैंने। उसने बेजारी से कहा। तेरे अब्बा को भी कितना शौक है कि तू पढ़ लिख कर काबिल बने। उन्होंने एक और नुक्ता उठाया। अब्बा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो 5-6 साल तक हलकान होती रही। अब्बा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो 5-6 साल तक हलकान होती रही हूँ। अब तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है किताबों के साथ मगजमारी करने का। आधे दर्जन से तो ज़्यादा लड़कों से दोस्ती है मेरी। अगर पढ़ती रहूँगी तो उन्हें कब टाइम दूंगी। फिर अरसल, उसके लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता है मुझे। उसने अपनी मसरूफियात गिनवाई। हाँ, ये भी तो ठीक कह रही है। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक फ़ौरन ही उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और अब्बा की तुम फिक्र मत करो, मुझे भी उनकी ख्वाहिश का एहसास है। जब मैं मुनासिब समझूंगी जेली डिग्री बनवा कर अब्बा को दिखा दूंगी। उसने मायनी खेजी से मुस्कुराते कहा, तो वो हैरत से उसे देखने लगी। ओह, जेली डिग्री वो कैसे बनेगी? वो हैरत से उसे देखते पूछने लगी। और क्या, ये पाकिस्तान है अम्मा, यहाँ सब कुछ हो जाता है। उसने आंख मारकर हंसते हुए कहा। चल, इस तरह तेरे अब्बा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो भी हंसते हुए बोली थी। अब आंख दबाई थी। एक कुछ बदलते मौसम का असर था और कुछ काम की ज्यादती कि कल शाम से ही अरसल ऑफिस से आया तो हल्के हल्के बुखार में मुब्तला था, जो बढ़ते बढ़ते सुबह तक शिद्दत इख्तियार कर गया। शहला खाला आज मामूल के मुताबिक उसके बाहर न आने पर उसे जगाने कमरे में आए तो वो बुरी तरह बुखार में तप रहा था, बेसुध पड़ा था। उसे इस हालत में देखकर उनके हाथ पैर ही फूल गए थे। अब बीरा के इम्तहानात हो रहे थे, वो भी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। उन्होंने जल्दी से बराबर वाली शकीला आंटी के बेटे से डॉक्टर को कहकर घर बुलवाया और उसी से घर की तजवीज़ करदा दवाइयाँ मंगवाई। आज इत्तफाकन मुलाजमा भी नहीं आई थी। घर भी गंदा बेतरतीब सा हो रहा था। वो तो बुरी तरह घन चक्कर बनकर रह गई। फ्रीज़र से चिकन निकाल कर बाहर रखा ताकि अरसल के लिए सूप बना सके। उस वक्त हुमैरा साहिबा और मरियम चली आईं। वो दोनों घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। मरियम को बदलते मौसम की मुनासबत से कुछ कपड़े लेने थे कि रास्ते में हुमैरा साहिबा शैला साहिबा का हाल अहवाल दरियाफ़्त करने उधर चली आईं। यहाँ आकर सूरत हाल का इल्म होने पर उन्होंने बाजार जाने
जाने का इरादा मौकूफ़ करके शैला साहिबा की मदद के ख्याल से मरियम को शाम तक यहीं रुकने का कह दिया और थोड़ी देर ठहर कर खुद घर चली गई। फुर्तीली सी मरियम फ़ौरन ही कामों में जुट गई। उसने शैला साहिबा के इसरार के बावजूद उन्हें अरसल के पास भेजकर ज़रा सी देर में ही दोपहर का खाना बनाने के लिए गोश्त चढ़ाकर दूसरे चूल्हे पर अरसल के लिए सूप तैयार कर लिया। खाला, ये सूप तैयार हो गया। मरियम ने कमरे में दाखिल होकर अरसल के बेड के पास कुर्सी रखकर बैठी कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ शैला साहिबा से कहा और एक नज़र आंखें मूंद कर सुर्ख चेहरे के साथ नीम गनूदगी की हालत में पड़े अरसल को देखा। 2 दिन के बुखार में उसका चेहरा निढाल हो गया था। उसी वक्त तेज़ तेज़ चलती वो ज़ोर ज़ोर से बोलती, नैना की आमद हुई वहाँ। अरसल, क्या हुआ मेरी जान? नैना ने कमरे के दरवाजे से बेबाकी से बोलते हुए अंदर दाखिला दिया। अरसल ने अपनी सुर्ख होती आंखें खोलकर उसे देखा। अब कैसी तबीयत है? उसके बेड के पास बिल्कुल जुड़कर बैठते देख उसके माथे पर हाथ रखकर वो अज़द फिक्रमंदी से पूछने लगी। इल्तफ़ात के इतने बेबाक मुजाहरे पर शैला साहिबा के साथ साथ अरसल को भी बहुत शदीद नागवारी महसूस हुई। मरियम एकदम झींप गई। प्लीज़ आहिस्ता बोलो नैना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो रूखे लहजे में टोक गया। लाओ मुझे दो, मैं पिलाती हूँ। उसने एकदम हाथ बढ़ाकर मरियम के हाथ से सूप की डिश लेते हुए कहा और वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। अरसल ने ज़रा सा तकिए के सहारे ऊंचा होकर बैठते एक नज़र अपने बहुत पास बैठी नैना को देखा। गहरे जर्द रंग की जदीद तराश खराश की इंतहाई फिटिंग की कमीज़ ट्राउज़र पर गले में बराए नाम दुपट्टा डला हुआ, गहरा गला उस पर मुस्तज़ाद, उसमें अटके सन ग्लासेस, गहरा मेकअप, खुले बाल, तंग कमीज से नुमायाँ होते जिस्म के नशेबो फराज और बराए नाम आस्तीनों से नज़र आते गोरे स्टूल बाजू। उसे नैना के इस हुलिये को देख सख्त उलझन हुई, जबकि आंखों में नागवारी उतरी। वो पूरी तरह अपने मोबाइल में गुम नज़रें झुकाकर बैठी, सीधे हाथ से जान छुड़ाने वाले अंदाज में उसके मुंह में धड़ाधड़ सूप के चमचे ठूंस रही थी। तभी एक चमचा उसके मुंह के बजाय नाक से टकराया और सूप छलक गया। क्या कर रही हो यार? अरसल झल्ला कर बोला। सॉरी जान। उसके बरहम अंदाज में दिल में पेचोताप खाते वो जल्दी से संभल कर बोली, अरसल मुझे अभी जाना होगा, अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारी परेशानी इतनी थी कि यूनिवर्सिटी से सीधी यहीं चली आए। 2 मिनट बाद ही सूप का प्याला ट्रे में रखते वो मसनूई फिक्रमंदी से बोली, यहाँ बैठकर उसके नखरे उठाने से बेहतर था अपने चंद दिन बेशतर बने अमीर कबीर दोस्त के साथ अच्छे बड़े से होटल में लंच किया जाए। इसीलिए उस लड़के के साथ प्रोग्राम सेट करके जल्दी से बहाना बनाते वो वहाँ से खिसकने की ठान चुकी थी। उस वक्त उसे भी नैना की कुर्बत की तलब बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसका हुलिया देख उसके सर का दर्द और बढ़ गया था। सो बेहतर था वो यहाँ से चली जाए, इसलिए वो सर हिला गया। जल्दी से ठीक हो जाओ, ऐसे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, फिर साथ में खूब इंजॉय करेंगे। शैला साहिबा की मौजूदगी का एहसास किए बगैर उसकी तपती पेशानी अपने लबों से छूती वो बोली और हील की टक टक करती अगले ही लम्हे कमरे से बाहर करती निकल गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद शैला साहिबा ने कुरान मजीद बंद करके लबों से लगाकर चूमा और जुज़दान में लपेट कर दोबारा टेबल पर रखकर उसके ऊपर दम किया। चलो तुम्हें सूप पिला दूं। वो सूप का प्याला उठाते हुए आंखें मूंद कर लेटे अरसल से बोली, बस करें अम्मी, ये ठंडा हो गया। वो एक चमचे के बाद ही हाथ उठाकर उन्हें रोक गया। मैं गर्म करवा देती हूँ। मरियम, उन्होंने अरसल से कहकर मरियम को आवाज़ लगाई। वो फ़ौरन कमरे में हाजिर थी। बेटा ये सूप गर्म करके ला दो, ठंडा हो गया। वो इस बात में सर हिलाती प्याला लेकर चली गई। अरसल, मुझे नैना को देखकर तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। ये कैसी लड़की को तुमने अपनी नस्लों का अमीन बना लिया बेटा। मुझे तो होल उठते हैं। खुदा करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे शिद्दत से एहसास होता है कि इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर फ़िदा होते तुम गलत लड़की मुंतखब कर बैठे हो बच्चे। शैला साहिबा खुद पर ज़ब्त ना रखते हुए बोली तो उनके लहजे में गहरा दुख हलकोरे ले रहा था। वो खामोशी से उन्हें देखता रहा। दिल ने उस पल गवाही दी। बेशक उसकी माँ की बातें तल्ख थीं, लेकिन हकीकत पर मबनी थी। उस दिन एक मर्तबा फिर उसे अपना फ़ैसला गलत होने का यकीन हुआ। हुलिया देखा है तुमने उसका? शरीफ लड़कियां ऐसी होती हैं क्या? मुझे तो तुम पर हैरत होती है, तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो उसका इस हुलिये में बाहर निकलना। ये है तुम्हारी पसंद, जिसे ना बड़े छोटे का लिहाज, ना शोहर की परवाह। ठक ठक करती हवा के घोड़े पर सवार आए जान जानू करते शोर को 2-4 बोसों से नवाजा और ये जा वो जा। शैला साहिबा शदीद गुस्से में थी, तभी बोलती चली गई। उनका लफ्ज़ लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी था। उनके आखिरी जुमले सुनकर जहाँ अरसल शर्मिंदा होता नज़रें चुरा गया, वहीं उस लम्हे उनके पास खड़ी मरियम, जो सूप गर्म करके लाई थी, बुरी तरह सटपटा गई।
वो बिला वजह शर्मिंदगी महसूस करते लब चबाने लगी। खाला बाहर बराबर वाली शकीला आंटी आई हैं। वो जल्दी से ट्रे उन्हें पकड़ा कर बोली और छपाक से कमरे से बाहर गई। अरसल तुम ये सूप पियो, मैं शकीला को देखूं, तुम्हारी तबीयत पूछने आई होगी। ट्रे उसके पास रखते वो कुर्सी से उठते बोली, ले जाएं, नहीं पीना मुझे, सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि मेरे हलक में 2 चमचे डाल दे। वो ट्रे पड़े खिसकाता नकाहत के बावजूद गुस्से से बोला, कल सुबह का नाश्ता कर रखा था, बस उसके बाद कुछ भी न खाया था। उस वक्त भूख की शिद्दत से आंतें कुलहुल्ला पड़ रही थी, मगर किसी को उसका एहसास ही नहीं था। शैला साहिबा उसे देख कर रह गई। अच्छी तरह जानती थी कि बीमारी में अरसल ऐसे ही चिड़चिड़ा होकर बच्चा बन जाता था। मरियम, बेटा ज़रा अरसल को ये सूप तो पिला दो मेरी बच्ची, मैं शकीला से मिल लूँ। उसके शिकायती लहजे पर उन्होंने कमरे के सामने से गुजरती मरियम को पुकारा और उसके अंदर आने पर लिजाजत से बोली, खाला, मैं कैसे? वो उनका हुक्म सुनकर बिदक गई। अरसल ने गुस्से से उसके हवनक चेहरे को देखा। अम्मी उठाएं ये ट्रे और लेकर जाएं इसे यहाँ से। वो तेज़ लहजे में बोला, बेटा सूप एक मर्तबा फिर ठंडा हो जाएगा, तुम इसे पिलाना शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी से कहती फ़ौरन ही बाहर निकल गई। वो चारों नाचार कुर्सी खींचकर बेड के पास करती बैठ गई। सालों से उस घर में आना जाना था। उस घर के एक एक फ़र्द की आदत से बखूबी वाकिफ़ थी। अच्छी तरह जानती थी अरसल बीमारी में सबकी मुकम्मल तवज्जो अपनी तरफ चाहता है। अगर तुम्हारा मराकबा ख़त्म हो गया हो तो सूप पिला दो मुझे। वो अपनी सोचों में डूबी सर झुकाए बैठी थी जब वो दांत पीस कर झल्ला कर बोला। मरियम फ़ौरन होश में आती सीधी होकर बैठी और झिझकते हुए हल्के हल्के लरसते हाथों से नीम दराज अरसल के सीने पर नैपकिन खोलकर फैलाने लगी। वो निहायत तहम्मुल मिजाजी और नफासत से मज़ेदार सूप के चमचे उसके मुंह में डाल रही थी। अरसल की गैर इरादी नज़र उसकी लंबी मखरूती उंगलियों वाले नरमो मुलायम नाजुक हाथों पर गई। नफासत से तराशे गए गुलाबी नाखून किसी भी मसनूई रंग से पाक थे। उसके हाथ से सूप के चमचे मुंह में लेता वो बेइरादा उसके चेहरे को तकता चला गया। गंदम की बालियों जैसी सुनहरी रंगत, गहरे सब्ज रंग के दुपट्टे के हाले में किसी भी मसनूई रंग से पाक दमकता बेजवी चेहरा, बड़ी बड़ी रोशन भूरी आंखें, उन पर पहरेदार घनी खमदार पलकें, सुतवा नाक, गाल, गुलाल बखेरते उभरे हुए गाल, गुलाब की पंखड़ियों जैसे गुलाबी लब, 5.5 फुट लंबे कद और दुबले पतले पुरकशिश सरापे के साथ वो बहुत खूबसूरत तो नहीं लेकिन अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की थी। सबसे बढ़कर उसकी शख्सियत से झलकता वकार और तमकनत जो मुकाबिल को आप ही आप उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता था। उसके ख्याल में निस्वानियत का वकार शर्म व हया में ही छुपा था जो आजकल नापैद हो गई थी। वो न जाने कब तक उसे महवियत से तकता रहता। वो तो मरियम ने खुद पर उसकी जमी नज़रों का इर्तकाज महसूस करके गैर आरामदेह होकर पहलू बदला तो वो होश में आता खुद को सरजनिश करता। अपनी निगाहों का जाविया बदल गया। बमुश्किल 2 मिनट बाद ही वो सूप का आखिरी चमचा उसके मुंह में डालती ट्रे उठाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। मरियम, इससे पहले कि वो कमरे से जाती वो बिला इख्तियार उसे पुकार बैठा। उसने बगैर पलटे वहीं कमरे के दरवाजे के पास खड़े खड़े ही गर्दन मोड़कर उसे सवालिया नज़रों से देखा। प्लीज़ अगर तुम्हें सहमत ना हो तो मुझे मेडिसिन भी दे दो। बुखार से जलती सुर्ख आंखें उठाकर वो बोला तो वो आहिस्ता से सर हिलाती बेड की साइड टेबल पर रखी दवाइयाँ नुस्खे से देखकर निकालने लगी। 2 मिनट बाद ही उसको दवाइयाँ खिलाकर पानी का खाली ग्लास उसे पकड़ाया उसने तो वो फ़ौरन बाहर निकल गई। अरसल भी पुरसकून सा होता लेट कर आंखें मूंद गया, लेकिन आंखें मूंदते ही निगाहों के सामने सलूनी सी नज़रें झुकाकर बैठी मरियम का चेहरा समाया। उसने घबरा कर जल्दी से आंखें खोलकर कमरे में इधर उधर नज़रें घुमाई। वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। इसने एक बार फिर आंखें मूंदी। मेरी तो बरसों से ख्वाहिश थी मरियम जैसी सलीकामंद, समझदार, मुतवाज़न शख्सियत की हामिल लड़की तुम्हारी बीवी बनती। इस बार कानों में शैला साहिबा की बहुत पहले कहे जुमले गूंजे थे। यही सब सोचते वो जल्दी नींद की वादियों में उतरा। अभी फहमीदा बेगम और उनकी दोनों बेटियां शाहजेब की पसंदीदा लड़की को देखकर आई थी। गो के वो लोग बहुत अमीर थे। उनका घर भी बहुत बड़ा और बिल्कुल किसी महल जैसा था। पोर्च में लाइन से 3-4 बड़ी बड़ी खूबसूरत महंगी गाड़ियां खड़ी थी। वो सब आंखें फाड़े मरूब सी वहाँ सजी एक एक चीज़ को देख रही थी जो बिलाशुबा बेहद कीमती और नादिर मालूम होती थी। लेकिन इसके बावजूद एक तो उन्हें लड़की नहीं भाई थी बिल्कुल। हालांकि लड़की बहुत खूबसूरत थी लेकिन अच्छी खासी पक्की उम्र की होने के साथ साथ खासी भारी भरकम की जसामत की हामिल थी। शाहजेब के साथ उसका जोड़ बिल्कुल नहीं बनता था। दूसरे वो लोग भी बहुत अजीब से थे। हर किसी की आंखों से शातिरपन साफ नुमाया था।
फहमीदा बेगम जैसी चालाक और ज़माना शनास खातून ज़रा सी देर में ही भांप गई थी कि वो किस कुमाश के लोग हैं। उन्हें उन लोगों की नज़रों में अपनी और अपनी बेटियों के लिए अजीब सा तमस्कर नज़र आया था। लड़की की माँ अच्छी खासी उम्र रसीदा होने के बावजूद खूब गहरा मेकअप किए हुए थी। इंतहाई गहरे गले और बगैर आस्तीनों के ब्लाउज के साथ जॉर्जेट की बारीक स्याह रंग की साड़ी पहने अपने थल थल करते वजूद के गिर्द लपेटे हुए बैठी थी और उस पर उसके शाहजेब के बॉस के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज लगता ही ना था कि दोनों के दरमियान भाई बहन जैसा मुकद्दस रिश्ता कायम है। फहमीदा बेगम और उनकी बेटियां तो उनके अंदाज़ो अतवार देख शर्म से पानी पानी हो रही थी। उन्होंने बेसाख्ता अपने गिर्द लिपटी चादरों को कुछ और जोर से कसा। इस अजीब से मायने खेज माहौल में उन लोगों को ज़रा सी देर में घबराहट होने लगी, जबकि शाहजेब बहुत सुकून से बैठा था। वो ना सिर्फ बहुत बेतकल्लुफ़ी से लड़की और उसकी माँ से महवे गुफ्तगू था, बल्कि ड्राइंग रूम तक महदूद रहने की बजाय आज़ादाना यहाँ वहाँ फिर भी रहा था। उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो मुतअद्दिद बार वहाँ आ चुका है। फहमीदा बेगम वहाँ तो जब से बैठी रही, लेकिन घर आते ही फट पड़ी, यह है तुम्हारी कान खोल कर सुन लो शाहजेब, मैं यहाँ किसी कीमत तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। फहमीदा बेगम ने शदीद गुस्से से कहा। और आप भी अच्छी तरह सुन ले अम्मी, मैं भी उसी लड़की से शादी करूँगा। वो भी तू बदू बदलेहाजी से बोला। अरे लड़की कहाँ है, अच्छी खासी पक्की उम्र की औरत है। शाहजेब की बड़ी बहन ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रही है सोमिया, उस औरतनुमा लड़की की शक्ल सूरत से साफ जाहिर है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द नहीं। उन्होंने ज़ुमाइनी बात की। देखो शाहजेब चंदा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। वक्ती जज्बातियत में आकर कोई गलत फैसला ना कर गुजरना। उन लोगों की शक्लों से साफ जाहिर है कि वो शरीफ लोग नहीं हैं। इस मर्तबा दूसरी बहन ने समझाने की कोशिश की। आप दोनों तो यही कहेंगी अम्मी की हाँ में हाँ जो मिला नहीं आपको। वो गुस्से से बोला। ऐसी बात नहीं है भाई, हम दोनों को मरियम बहुत पसंद है। हम दिल से चाहते हैं कि वो हमारी भाभी बने, फिर भी सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर हम वहाँ गए। अब इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम ये सब भूल जाओ और मरियम जैसी अच्छी लड़की की कदर करो। बड़ी बहन सोमिया ने समझाया। मैं 2-4 दिन में मरियम की माँ से शादी की तारीख लेती हूँ, बस 2 महीने के अंदर तुम्हारी शादी करूँगी मैं। फहमीदा बेगम दबंग लहजे में बोली। पहले तो आप पूरी तरह मेरा साथ दे रही थी, बस आपकी यही शर्त थी कि लड़की मरियम से ज़्यादा अमीर होगी तो आपको कोई एतराज़ ना होगा। अब आप क्यों अपनी बात से फिर रही हैं? वो झल्ला कर बोला तो दोनों बहनें अफसोस से माँ को देख कर रह गई। मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है, जितना मरियम के भाई के पास है वो हमारे लिए काफ़ी है। मैं पैसे के लालच में किसी आवारा ख़ानदान में तुम्हें नहीं ब्याह सकती। वो भी दो टोक अंदाज में बोली। मुझे आपके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे रुमैसा बहुत पसंद है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। वो गुस्से से कहता रास्ते में आई चीज़ों को ठोकरों से उड़ाता बाहर चला गया। भला जो बात रुमैसा में थी वो मरियम जैसी शरीफ सीधी सादी लड़की में कहाँ हो सकती थी। मरियम तो मंगनी के इतने सालों बाद भी उससे ज़रा बेतकल्लुफ़ नहीं होती थी, बल्कि उसे एक ख़ास हद में रखती थी, जबकि रुमैसा दोस्ती के इन चंद माह में हर हद से तजावुज़ कर चुकी थी। अब जब वो रुमैसा की कुर्बत के नशे में पूरी तरह चूर हो चुका था तो अम्मी ने बिला वजह मुखालफत शुरू कर दी। वैसे भी वो पूरा हिसाब किताब लगा चुका था। रुमैसा से शादी करने की सूरत में एक तो उसे इतनी बोल्ड खूबसूरत उसकी मर्ज़ी की बीवी मिल जाती, दूसरे करोड़ों अरबों का कारोबार भी उसकी झोली में आ गिरता कि रुमैसा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। भाई कोई नहीं था, बाप का कुछ अता पता नहीं था। उसके वसी कारोबार की देखभाल उसका मामू यानी शाहजेब का बॉस ही करता था। इस तरह उससे शादी करने में हर तरह शाहजेब का फ़ायदा ही फ़ायदा था। देख रही हो तुम दोनों कैसे इस लड़के की अकल पर पर्दे पड़ गए हैं। उसके जाने के बाद वो बेटियों से बोली। ये सब आपका ही किया धरा है अम्मी, आपकी दी गई शय है जो ये आज आपके मुंह को आ रहा है। सोमिया ने साफ गोई से कहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अच्छे खासे हैं हम, फिर भी पता नहीं क्या लालच है आपको। अब देख लिया ना अपने लालच का अंजाम। दूसरी बहन भी बोली थी। तुम दोनों मेरे पीछे ही पड़ जाओ, अब मैं ही बुरी हूँ, हर गलती मेरी है। वो जोर से चीख कर बोली तो दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गई। वो 2-3 फाइल्स अपने इर्द गिर्द फैलाए लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाता पूरी तरह काम में मुनहमिक था, जब दरवाज़ा खोलकर नैना चली आई। हेलो हबी। बेड पर उसके बिल्कुल साथ टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते उसने इठला कर कहा। हेलो, मसरूफ से अंदाज में कहकर रसल ने ज़रा सी नज़र उठाकर उसे देखा।
उसने डार्क ब्राउन बिल्कुल चुस्त पैंट, फॉन कलर का जिस्म से चिपका हाई नेक जिसमें उसकी बोटी बोटी नुमायाँ हो रही थी, और ऊपर डार्क ब्राउन वेलवेट का छोटा सा कोट पहना था। खुशबुओं में रची बसी, डार्क मेकअप और खुले बालों में बिलाशुबा वो उस वक्त लग तो बहुत हसीन रही थी, लेकिन शरीफ शरीफ ज़रा भी नहीं लग रही थी। वो फ़ौरन निगाहें फेर कर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हुआ। नैना जो खुद पर जमी अपना जायज़ा लेती उसकी नज़रों को महसूस कर चुकी थी, और उसके मुंह से अपने लिए सताइशी अल्फाज सुनने के मुंतज़िर थी। उसके इतने ठंडे रद्द अमल पर चंद पल के लिए बिल्कुल भौचक्की रह गई। कई दिनों से अरसल के बदलते रवैये से परेशान आज वो ख़ास अरसल के लिए खूब दिल लगा कर तैयार हुई थी, और जानती थी उस वक्त वो किसी भी आबिद और जाहिद का ईमान डगमगा सकती थी। लेकिन अरसल का ये रवैया बहुत हौसला शिकन था। उसने एक के बाद दूसरी नज़र भी उस पर नहीं डाली, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। तभी आगे बढ़कर उसके आगे खुली फाइल बंद करते बोली, बस अब नो काम, रखो इसे। हक से कहती वो उसके सामने खुला लैपटॉप उठाना चाह रही थी। नहीं, छोड़ो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। वो लैपटॉप से उसके हाथ हटाता बोला, और साथ ही उसकी बंद की हुई फाइल भी दोबारा खोल दी। नैना का रंग फीका पड़ गया, मगर वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी ना थी जो इतनी जल्दी हिम्मत हार देती। फ़ौरन हौसला ना हारते उसके गले में बाहें डालकर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। कितने बदसोक हो तुम, इतनी हसीन बीवी तुम्हारी बाहों में है और तुम इन बोरिंग फाइल्स में लगे हो। अपनी शहादत की उंगली उसके रुखसार पर फेरती इंतहाई खुमार आलूद बोझल लहजे में वो बोल रही थी। अंदाज सरासर उकसाने वाला था, लेकिन अरसल बहुत अरसे से उसकी ये अदाएं देख देख कर अब उकता चुका था, इसलिए बगैर जज्बात में भीगे उसके बाजू अपनी गर्दन से हटाते सीधा होकर बैठते बोला, बीवी नहीं मनकुहा, बीवी बनने के लिए तो तुम तैयार ही नहीं हो। लहजा चचाता हुआ था। क्या अरसल, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गए। उसके मुंह से एक मर्तबा फिर वही जिक्र सुनकर और उसका गुरेज देखकर नैना खूब बदमजा हुई, क्योंकि मेरे पास करने के लिए यही एक बात है। मुझे समझ नहीं आती तुम इस जिक्र से गुरेजा क्यों हो। वो संजीदगी से बोला, मैं तुम्हें 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ अरसल, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर रुखसती करवा लूँगी। आज उसके तेवर ठीक नहीं थे, जिन्हें देखकर नैना ने एक बार फिर उसे काबू में करने की कोशिश की, और उसके करीब आती उसके गिरेबान के बटनों को अपनी सुर्ख नेल पॉलिश से सजे नरमो मुलायम सुर्खो सफ़ेद हाथों से छेड़ती, अपने डार्क ब्राउन लिपस्टिक से रंगे होंठ लटकाकर बोली, लेकिन ये दाव भी ना चला, बल्कि वो इत्मीनान से उसके हाथ अपने गिरेबान से हटा गया। पिछले कई साल से तुम बैचलर्स कर रही हो नैना, जबकि तुम उम्र में मुझसे सिर्फ 1 डेढ़ साल ही छोटी हो। न जाने और कितने साल तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी। वो जो जताना चाह रहा था नैना अच्छी तरह समझ गई। उसके साफ साफ नालायकी के ताना देने पर उसने बेसाख्ता पहलू बदला। न जाने आज क्या हो गया इस कमीने को। यकीनन इस बुढ़िया ने कान भरे हैं इसके, जो आज फिर इसको रुखसती का दौरा पड़ा है। उसने बेइंतहा जलकर सोचा, देखो नैना, मैं हमेशा सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने का कायल रहा हूँ। पहले खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, अपने हम उम्र बेशतर लड़कों की तरह कभी किसी गलत एक्टिविटी या गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़कर वक्त बर्बाद नहीं किया। तुम अच्छी लगने लगी तो बजाय तुमसे रेस्टोरेंट्स और पार्कों में मिलने के सीधा सीधा हलाल रिश्ता कायम किया। अब मैं रुखसती करवा कर अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ। तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, मुझे हर हाल में अब 2 महीने के अंदर अंदर रुखसती चाहिए। वो दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ वाज़े कर गया। अरसल, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो निकाह। वो झल्ला कर बोली, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है हमारे निकाह को, ये जल्दी है। बहरहाल मैं अपनी बात तुम्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में बता चुका हूँ, मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। बेहतर है तुम अपना माइंड मेकअप कर लो। वो खुरदरे लहजे में उसकी बात कता कर गया तो नैना के पास मज़ीद जरा करने के लिए कुछ भी ना रहा। वो चुप की चुप रह गई। आज बहुत अरसे बाद वो अपने उसी पुराने गुसीले रोबदार रूप में उसके सामने था। उसके दाम में बिल्कुल भी ना आते। वो पूरी तरह अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। जब भी उसे मज़ीद यहाँ बैठना बेकार लगा अपना, सो वो बेड से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? उसका बेड से उठना महसूस करके उसने पुकारा था। इतने अरसे में पहली दफ़ा नैना के लबों में मुस्कान उभरी। नैना इतनी बेअर्जा नहीं कि तुम उसे यूं नज़रअंदाज करो। यकीनन तुम्हारी माँ की पढ़ाई पट्टी है जो तुम अभी तक मेरे हुस्न से इज्तनाब बरत रहे थे, लेकिन अब मुझे खुद से दूर होता देख कैसे तड़प उठे तुम एकदम। एक सेकंड में उसने न जाने क्या से क्या सोचा। तुम तो मसरूफ़ हो, मैं घर जाऊंगी बस। वो अपनी काजल, आईलाइनर और मस्कारे से बोझल आंखें पटपटाते नरोटेपन से बोली, इस हुलिया में बाहर ना ही जाया करो तो बेहतर है। अम्मी हैं, फिर घर में अबीरा भी है। वो जो उससे अब कुछ अच्छा सा सुनने की उम्मीद कर रही थी, उसकी बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ा।
चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हुआ, जबकि वो मज़ीद कह रहा था, तुम यहीं बैठो, मैं बस ये फ़ाइल सेंड कर दूं, फिर तुम्हें खुद घर ड्रॉप करके आता हूँ। शाम गहरी हो गई है, इस वक्त इस हुलिये में तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं। नैना के ज़ब्त की हद तमाम हुई। आज तो सही मायनों में उसका दिमाग उसने घुमा कर रख दिया था। क्या बात है अरसल, आज तुम्हें हर बात में मेरी कीड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा लिबास और हुलिया भी गैर मुनासिब लग रहा है। सीने पर दोनों बाजू लपेट कर बहुत चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया गया तो अरसल की पेशानी एकदम शिकन आलूद हुई। गलत बात मत करो नैना, रुखसती की बात करना तुम में कीड़े निकालना नहीं है। और रही बात लिबास की, तो मैं पहले भी कई मर्तबा तुम्हारे हुलिये के गैर मुनासिब होने की निशानदेही कर चुका हूँ, और मैं भी तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैं बड़ी बड़ी चादरें या बुर्के नहीं ओढ़ सकती। वो भी गुस्से से बोली, तो ना पहनो, मैंने कब तुम्हें मजबूर किया कि चादर या बुर्का वगैरह पहनो। मैं तो बस ये कहता हूँ कि ऐसा लिबास पहनो जिसमें तुम्हारी निस्वानियत बरकरार रहे। अभी उसका काफ़ी काम रहता था जो नैना की मौजूदगी में तो होता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए लैपटॉप फोल्ड करके साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता उसके पास आता बोला, आ अभी तुम अपने बाप के घर पर हो, इसलिए इस मामले में मैं तुम पर ज़्यादा सख्ती नहीं करता, लेकिन बाद में भले मॉडर्न ही मगर मुहज़्ज़ब लिबास पहनना पड़ेगा मिसेज़। नैना ने मज़ीद कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे जब वो उसके नर्म लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाता दो टोक बोलकर बाहर निकला। वो भी गुस्से से लब भींचती उसके पीछे चल पड़ी। वो ऐसा ही था, जब अपनी करने पर आता तो मुकाबिल की एक ना सुनता। शबो रोज़ इसी तरह गुजरते जा रहे थे। आसिफ ने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की। वो घंटों उनके पास बैठा रहता, लेकिन वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। सारा दिन या तो खामोश रहती या फिर अब्दुल्ला के साथ लगी रहती। नाश्ता खाने के वक्त भी बाहर ना निकलती नाश्ता और खाने के वक्त भी बाहर ना निकलती तो हफ्सा सब कुछ कमरे में पहुंचा देती। घर का अजीब टेंशन ज़दा माहौल बना हुआ था। एक तो हफ्सा की अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, दूसरे आसिफ की उतरी सूरत देख देख उसे फिक्र होती, लेकिन वो क्या कर सकती थी। हमीदा साहिबा तो उसकी शक्ल तक देखने की रवादार न थी। उस दिन रात की कशमकश का नतीजा ये निकला कि ऑफिस से आते आसिफ अपना एक्सीडेंट करवा बैठा। शाम के 7:30 बजे का वक्त था। आसिफ अभी तक घर नहीं लौटा। अमूमन वो 5:30-6 बजे घर आ जाता था। जहाँ हफ्सा परेशानी से बार बार घड़ी देख रही थी, वहीं वो महसूस कर रही थी कि हमीदा बेगम भी जले पैर की बिल्ली की मानित सेन के चक्कर काट रही थी। हफ्सा, इतनी रात हो गई, आसिफ अभी तक नहीं आया, फ़ोन करके पता तो करो। घड़ी ने 7:30 बजाए तो वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकी और बोल पड़ी, बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ आंटी, फ़ोन भी बंद आ रहा है। हफ्सा ने सालन की पतीली के नीचे चूल्हा बंद करते बताया, किसी दोस्त के नंबर पर कॉल करके देखो, खुदा खैर करे मेरा बच्चा खैरियत से घर आ जाए। वो अजहद फिक्रमंदी से बोली। हफ्सा को दिल में खुशी महसूस हुई। कहाँ तो इतने दिनों से नाराज़ फिर रही थी, सीधे मुँह बात तक नहीं करती थी। कहाँ आज आसिफ को ज़रा सी देर हुई तो उनका मसनूई नाराज़गी का खोल चटक गया। अभी वो उन्हें कोई जवाब देती कि दरवाजे पर इत्तलाई घंटी बजी। आसिफ होगा, वो कहती जल्दी से दरवाजे की जानिब पलटी थी। पीछे हफ्सा भी चली आई। हाय मेरा बच्चा। दरवाजे पर अपने दोस्त के सहारे पट्टियों में जकड़े आसिफ को देख वो एकदम से चीख मार कर उससे लिपट गई। हफ्सा भी परेशान सी आगे बढ़ी। कुछ नहीं हुआ अम्मी, देखे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। आसिफ उन्हें सहारा देता बोला, जो बुरी तरह रो रही थी। अब इस दौरान उसका दोस्त उसे अंदर ले आया। आसिफ ने बाजू के हल्के में माँ को थामा हुआ था। बोटी बोटी पट्टियों में जकड़िया और कह रहे हो कि मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। वो दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर बोली, भाभी आंटी आप लोग खुद को संभालें। उसके दोस्त ने सूं सूं करती हुई हफ्सा को बुरी तरह रोती हमीदा साहिबा को देख कर कहा था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया आंटी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है आंटी, बस माथे पर ज़रा गहरी चोट है, इसके अलावा कोई ख़ास गहरी चोट नहीं आई। पाँव में मोच आने की वजह से तकलीफ़ है, 1-2 दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। उसने तफसील बताई तो दोनों सास बहू की जान में जान है। जाओ हफ्सा, आसिफ के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। हमीदा बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, जो गाड़ी टकरा दी। थोड़ी देर बाद जब हफ्सा को दवाइयों की तफसील बताकर उसका दोस्त रुखसत हुआ तो उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते पूछा, आप जो इतने दिन से नाराज़ थी, उसी वजह से एक्सीडेंट करवा बैठा मैं। वो मुंह फुलाकर दू बदू बोला तो उन्होंने हल्की सी आंखें दिखाई। अम्मी प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हुआ करें, आपकी नाराज़गी किसी दिन मेरी जान ले लेगी। वो उनका हाथ थामकर होंठों से लगाते बोला, बको मत, अल्लाह तुम्हें सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने दहल कर कहा, अम्मी अब आप नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे।
उसने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी चाही। नहीं, उन्होंने उसकी पेशानी चूमते कहा। और मुझसे? हफ्सा ने भी फ़ौरन उनके कंधे पर ठोड़ी टिकाई। तुमसे भी नहीं, लेकिन अब ये खुला या अलहदगी वाली बातें कभी ना करना, उन्होंने तंबीह की। साथ ही उसकी पेशानी को भी लबों से छुआ। हफ्सा ने बेसाख्ता बिस्तर पर लेटे आसिफ की जानिब देखा, जिसने माँ की तवज्जो दूसरी तरफ देख दिलकशी से मुस्कुराते बीवी को देखकर आंख दबाई। बिलाखिर हमीदा साहिबा की नाराज़गी का खात्मा हो गया था। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं ज़रा शुक्राने के नफल पढ़ लूँ। थोड़ी देर बाद वो कहती उठ गई। अब उन्हें अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर ना सिर्फ आसिफ की जान बच जाने का शुक्र अदा करना था, बल्कि अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी थी। उन्हें इदराक था उन्होंने कितने सालों से हफ्सा को ज़हनी अजियत से दो चार कर रखा था। सच तो ये था कि आसिफ को इस हाल में देख उनका कलेजा मुंह को आ गया था। अगर आज खुदा ना खास्ता आसिफ को कुछ हो जाता तो वो क्या करती, सोच कर ही उनकी रूह लरस गई। वाकई आसिफ और हफ्सा ठीक कहते थे। अगर अल्लाह ने भरी जवानी में शोहर को छीन कर उन्हें आजमाइश में डाला था तो कितना नवाजा भी था। सच तो ये था कि आसिफ को इस हाल में देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया था। अगर आज खुदा ना खास्ता आसिफ को कुछ हो जाता तो वो क्या करती, सोच कर ही उनकी रूह लरस गई। वाकई आसिफ और हफ्सा ठीक कहते थे। अगर अल्लाह ने भरी जवानी में शोहर को छीन कर उन्हें आजमाइश में डाला था तो कितना नवाजा भी तो था। क्या कुछ ना था उनके पास, फर्मा बरदार ताबेदार बेटा, इज्जत करने वाली बहू, एक प्यारा सा पोता, फिर सबसे बढ़कर घर का सकून जिसे वो अपनी लालच में आकर खुद ही अपने हाथों से गारत करने पर तुली थी। वो तज्जिया करने बैठी तो सारे कसूर खुद के ही नजर आए, लेकिन शुक्र था कि ज़्यादा देर होने से पहले उनकी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई। दिन तेज़ी से पर लगा कर उड़ रहे थे। चंद माह में ही मरियम के फाइनल ईयर के पेपर शुरू हो गए। वो सब कुछ भुलाए पूरी तरह पढ़ाई में जुटी थी। ऐसे में कभी कभी उसे शाहजेब का ख्याल आ जाता। पिछले कितने ही माह से शाहजेब ने उससे कोई रब्ता नहीं किया था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा था जो उसकी तरफ से खामोशी छाई थी, वरना तो उसकी रोज़ रोज़ की डिमांड से वो बुरी तरह परेशान होकर रह गई थी। और ख़ास तौर पर उसकी वो आखिरी हरकत, जब वो उसे हुमैरा साहिबा से झूठ बोलकर रेस्टोरेंट ले गया था। अरसल के सामने कितना शर्मिंदा हुई थी वो। उस दिन के बाद शाहजेब ने उससे कोई रब्ता नहीं किया। शायद वो उस पर अपनी नाराज़गी जता रहा था। उसकी वालदा हर 15-20 दिन बाद चक्कर लगाती थी और अपने साबका अंदाज में मरियम से लगावट का इजहार करती। इसलिए उसने भी शाहजेब की लाताल्लुकी को ख़ास अहमियत नहीं दी। मरियम देख रही थी आजकल हुमैरा साहिबा को दिन रात उसकी शादी की फिक्र खाए जा रही थी। उनके सजदे तवील हो गए थे। वो चलते फिरते हर वक्त मरियम की खैर आफियत से अपने घर के हो जाने की दुआ करती रहती। कई मरतबा शाहजेब की वालदा से भी इस बारे में मुकम्मल खुलकर बात कर चुकी थी, लेकिन वो हर बार टाल मटोल से काम लेती। मंगनी को 4 साल होने को आए थे, लेकिन ताहाल उन लोगों का शादी का कोई इरादा न लगता था। ताबिश का इस बारे में मौक़िफ़ दो टोक था। वो किसी भी सूरत अपने मुंह से शादी के लिए इसरार करके उन लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। उसे हुमैरा साहिबा की समझ ना आती कि क्या करें। खामोशी से हालात को उनके धारे पर छोड़े अपने रब से मरियम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गोती। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी गर्मी खा रही हो, उसने बुड़बुड़ाते हुए। तो पास बैठी अपना पसंदीदा ड्रामा देखती रेशमा बेगम ने इस्तफसार किया। होना क्या है, कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा है उस अरसल का, उसने उनके पास तकिए पर सर रख कर लेटते हुए कहा। क्यों अब क्या कर दिया उसने, वही रुखसती की गर्दान कर रहा है, उन्होंने टीवी की आवाज़ कम करते पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो होते पूछा। नहीं, अब वो बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अजीब अखड़ा अखड़ा सा रवैया है। कहाँ तो पहले मेरे आगे पीछे घूमता था, जो कहती थी फ़ौरन मान लेता था। कहाँ अब इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ उठा ही नहीं रहा। तू दफ़ा कर, तू भी क्यों मुँह लगा रही है, जब तू तवज्जो नहीं देगी ना खुद ही ठीक हो जाएगा, उन्होंने मशवरा दिया। मजबूरी है ना, उसने कहा तो उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। कैसी मजबूरी, वो मेरा दोस्त है ना आयान। कौन आयान, वो वडेरा, उन्होंने अपनी याददाश्त को टटोला। नहीं अम्मा, वो तो दिलावर है, उसने उकता कर कहा। अच्छा फिर 2 दिन बाद उसकी सालगिरह है, तो उन्होंने बेसब्री से पूछा। तो ये कि अब उसे गिफ्ट देने के लिए मुझे अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत है। जाहिर है वो इतना अमीर है तो गिफ्ट भी तो उसके शाया निशान होना चाहिए ना। तुमने तो देखा है वो कितने महंगे महंगे गिफ्ट देता है मुझे, वो झुंझला कर बोली। ये बात है, वो पुरसोच बोली। दिलावर से तो अभी पिछले हफ्ते अच्छी खासी रकम ले चुकी हूँ। सोचा था अरसल से कुछ पैसे निकलवा लूँगी, लेकिन उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। वो मुंह बनाकर गुस्से से बोली। हो ना हो ये बुढ़िया कान भर रही है बेटे के,
उसने दांत पीसते कहा। भरने दे, कितने कान भरेगी बुढ़िया, नाक से मक्खी उड़ाते अंदाज में कहा गया। अरे बेवकूफ़, तू बीवी है, तेरे पास 10 तरीके हैं उसे राम करने के। उन्होंने मायनी खेजी से आंखें नचाते हुए कहा। अच्छा सा तैयार होकर मिलने जा अरसल से, फिर देख कैसे तेरे कदमों में ढेर होगा फौरन। उन्होंने आसान हल पेश किया। बड़ी टेढ़ी खीर है वो, इतना सीधा ना समझियो उसे, वो कुछ खास कायल नहीं हुई। अरे तू मेरी बात पर अमल तो करके देख। वो अपनी बात पर मुसर थी। अच्छा चलो बताती हूँ फिर मैं। ऑफिस से आने वाला होगा वो पलंग से उठते बोली। वो मेरी लाल साड़ी है ना, वो पहन के जाइयो। उन्होंने टीवी की आवाज़ बढ़ाते कहा। वो तो बहुत बोल रहे अम्मा, ताई बहुत बातें बनाएंगी। और आजकल तो अरसल को भी बार बार मेरे लिबास पर एतराज़ होने लगा। नाराज़ ही ना हो जाए वो हिचकिचाई। बहुत ही भोली है तू भी। वो भला क्यों नाराज़ होगा, वो तो तेरा हुस्न देख कर ही लट्टू हो जाएगा पगली। और रही तेरी ताई, तो उसकी ज़ुबान बंद करने के लिए साड़ी के ऊपर चादर ओढ़ जाइयो। उन्होंने चुटकी बजाते उसका मसला हल किया। चलो फिर मैं ज़रा अरसल से सेमेस्टर की फ़ीस ले आऊँ। अलमारी से सुर्ख रंग की साड़ी निकालते आंख दबाकर उसने कहा, और दोनों माँ बेटी ज़ोर से हंसी थी। क्या बात है ताबिश, मैं देख रही हूँ कि कल से आप बहुत परेशान हैं। ताबिश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब अलवीना उसका नाश्ता बनाकर टेबल पर सेट करके उसे बुलाने आई, तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा गायब दिमागी से टाई बांधते देखकर उसे पूछ गई। नहीं कोई बात नहीं, वो एकदम संभला था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको कोई बात परेशान कर रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान है आप, लेकिन अगर आप बताना नहीं चाहते तो और बात है। उसके हाथ हटाकर खुद अपने हाथों से टाई की नॉट कसकर उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए वो नरोटे अंदाज में बोली, तो उसके लबों को हल्की सी मुस्कान ने छू लिया। आप कभी गलत हो सकती हैं भला। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करते उसके खूबसूरत चेहरे को मोहब्बत से तकते वो बोला। फिर बताएं क्या बात है, उसने फ़ौरन ही पूछा। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस एक छोटा सा मसला है। आज तीनों के बटन बंद करके उसने टालना चाहा। छोटे से मसले पर आपकी रात की नींद नहीं उड़ा करती, उसने जताते हुए कहा। तो ताबिश गहरा सांस भरकर रह गया। कोई जाए फरार ना पाकर वो पहले कमरे के दरवाजे तक जाकर अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद करके आया। फिर गोया हुआ, देखो इस बात का जिक्र तुम घर में अभी किसी से नहीं करोगी। उंगली उठाकर उसे तंबीह करते वो बोला। बात क्या है ताबिश, आप तो मुझे होलाई दे रहे हैं, उसने फिक्रमंदी से लब चबाते हुए कहा। बात यह है अलवीना कि कल मैं एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए पीसी गया था। वहाँ मैंने शाहज़ेब को एक लड़की के साथ लंच करते देखा। दोनों का अंदाज़ बेहद बेतकल्लुफ़ाना था। मैं पहले भी एक मर्तबा शाहज़ेब को उसी लड़की के साथ बैंक में देख चुका हूँ, उसने परेशानी से बताया। तो अलवीना फ़ौरन बोली, तो इसमें क्या बड़ी बात है ताबिश, हो सकता है उसकी कोई कुलीग दोस्त या कज़न हो। आजकल बहुत से लड़के लड़कियां आज़ादी से एक साथ घूम फिर लेते हैं, और शाहज़ेब तो वैसे भी मुझे ज़रा आज़ाद ख्याल ही लगता है। बात ये नहीं है कि शाहज़ेब किसी लड़की के साथ घूम रहा है, असल सवाल ये है कि उनके दरमियान रिश्ता क्या है, वो किस हैसियत से उसके साथ घूमता फिरता है। वो संजीदगी से बोला। उसकी बात का मतलब समझकर अलवीना दहल गई। कैसी बातें कर रहे हैं ताबिश, अल्लाह ना करे कि ऐसा वैसा कुछ हो। हमारी मरियम इतने सालों से शाहज़ेब के नाम पर बैठी है, और सबसे बढ़कर खाला। खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो गया तो खाला का क्या होगा, उन्हें तो पहले मरियम की तरफ से धड़का लगा रहता है। वो अजहद फिक्रमंदी से बोल रही थी। मारे तफक्कुर के उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कर रही हो अलविना, हौसला रखो यार, इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, उसे अपने साथ लगाते वो बोला। क्या होगा ताबिश, अब क्या करेंगे, चंद लम्हों बाद अपनी आंखें साफ करते उसने पूछा। मैं एक दो लोगों को इस काम पर लगा चुका हूँ, चंद रोज़ में पता चल जाएगा कि शाहज़ेब का उस लड़की से क्या ताल्लुक़ है। खुदा खैर करे, अलवीना ने दुआ की। मैं पब्लिक डीलिंग करता हूँ अलवीना, कई बरसों से दिन रात तरह तरह के लोगों में उठना बैठना है मेरा। ना जाने क्यों इस मामले में मेरा दिमाग मुझे कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा है। वो बोला तो आंखों में फिक्र की गहरी परछाइयाँ थी। अलवीना भी अब परेशान नजर आ रही थी। कैजुअल से ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस वो तौलिए से गीले बाल रगड़ता वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे सामने देखकर एक पल के लिए साकित रह गया, जबकि निगाहों में सताइश उतर आई थी। वो सुर्खा नारी रंग की जॉर्जेट की बारीक साड़ी, स्लीवलेस गहरे गले के मुख्तसर से ब्लाउज के साथ पहने, फुल मेकअप के, अपने खूबसूरत स्टाइल में कटे बालों को शानों पर बिखराए, एक अदा से मुस्कुराती कमरे के बीचों बीच खड़ी आफत लगती उसकी दिन भर की थकन को एक लम्हे में दूर भगा गई थी। वो बेखुदी के आलम में उसकी तरफ बढ़ता चला आया था। तुम कब आई?
तौलिया बेड पर उछाल कर वो उसके बेहद पास आकर अपने खुमार आलूद आवाज़ में इस्तफसार कर गया। उसके आवाज़ के बोझलपन और निगाहों से झलकते खुमार को महसूस करके वो गहरा मुस्कुराए और बेबाकी से उसके गले में अपनी सुडौल बाहें हाइल करके बोली, बस अभी कुछ देर पहले सोचा अपने शोहर को अपने दीदार करवा कर आऊं। लेकिन उसने उसका जवाब नहीं सुना। वो पूरी तरह उसके वजूद में गुम हो रहा था। इतने दिनों बाद हस्बे तवक्को नताइज देख उसके लबों पर बेहद शातराना मुस्कुराहट फैली। वो कुछ देर तक उसकी मनमानी बर्दाश्त करती रही, फिर ज़रा सा पीछे हटाते गला खंगार कर चेहरे पर मसनूई परेशानी तारी करते बोली, सेमेस्टर की फ़ीस जमा कराने की परसों आखिरी तारीख है। उसने अपना घने बालों वाला सर उसकी गर्दन से उठाकर उसकी मखमूर आंखों में देखा और फिर भरपूर शरारत करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी चेक दे देता हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम पहले बता देती। उसकी स्याह सिल्की बालों की लट को उसके चेहरे से हटा गया। वो निगाहें उसके तिलकश नकूश पर भटक रही थीं। अपनी मर्जी की बात सुनने के बाद वो उसे दूर हटाती बेड पर जाकर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गई और मजलूम से लहजे में बोली, 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। दूसरे मैं कोशिश कर रही थी कि इस दफ़ा खुद ही फ़ीस के पैसे अरेंज कर लूँ। मैं जानती हूँ ताई अम्मी को अच्छा नहीं लगता मेरा तुमसे यूँ पैसे मांगना। उंगलियां मरोड़ते अफसुर्दा से लहजे में बोलते वो कनखियों से उसके तासुरात का जायज़ा भी ले गए। जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। अम्मी को क्यों एतराज़ होगा, तुम बीवी हो मेरी, भले अभी निकाह हुआ है लेकिन ज़िम्मेदारी तो तुम मेरी ही हो ना। उसके पास आता उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए बोला, हाँ ये तो है। वो दिलकशी से कहती एक बार फिर उसके गले में बाहें डाल गई। उसकी इस खुद सपुर्दगी पर बेकाबू होता वो एकदम से अपने मजबूत बाजुओं में उठाता, उसकी गर्दन पर झुका, वो सर पीछे डाले हंसती चली गई। स्टॉप अरसल, प्लीज़ नीचे उतारो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। खिलखिल करती हंसी के दरमियान बड़ी मुश्किल से वो बोली और उसके ज़ोर ज़ोर से हंसने और बोलने की आवाज़ें बाहर तक जा रही थी, जिन्हें सुनकर शैला बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। उन्होंने अपना ज़ब्त होते कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर जहाँ अरसल होश में आता उसे बेड पर बिठा गया, वहीं नैना का मुंह बन गया। अरसल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, अपनी आवाज़ों को इस कमरे तक ही महदूद रखा करो। इस घर में एक जवान कंवारी लड़की भी मौजूद है, इस सब से उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। अरसल, कुछ तो ख्याल किया करो बेटा। उन्होंने नैना के उरियां वजूद पर एक काटदार नज़र डालते नागवारी से कहा तो वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गया। उनके अंदर से अपने लिए झलकती नागवारी महसूस करके वो खोल कर रह गई थी। तभी बोल पड़ी, इसमें असर पड़ने की क्या बात है ताई अम्मी, हम दोनों मियाँ बीवियाँ। 2 उंगलियों से बालों को शाने से झटकती वो एक अदा से बोली, मनकूहा, अभी बीवी बनी कहाँ हो बीबी। उन्होंने तमस्कराना अंदाज में जताया तो वो जल भून गई। मुझे तो समझ नहीं आती, जब इतनी आग लगी है तो रुखसती करवाने से क्यों इनकारी है ये लड़की। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई, लेकिन उनकी ये बुड़बुड़ाहट वो दोनों ही सुन चुके थे। देखा देखा तुमने इन्हें किस तरह से बातें सुना कर गई हैं मुझे, उसने गुस्से से कहा, जबकि आंखों में भी फ़ौरन ही आंसू भर लाए। अम्मी ठीक कह रही हैं, हमें अबीरा का ख्याल करना चाहिए। उसकी कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू का हिसार बांधता वो बोला, गलती हमारी है, बल्कि सरासर तुम्हारी है। तुम इस कदर हसीन रूप धार कर मेरे सामने आओगी तो मैं बेचारा क्या करूँगा। उसकी मदहोश गुर्बत में बहकता भारी गंभीर लहजे में बोलता वो एक दफ़ा फिर उसकी तरफ झुका था। उन्हें रुमैसा के घर से आए 15 दिन हो चुके थे। इस दौरान शाहजेब ने कई मरतबा उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उसकी ज़िद मानने से दो टोके इनकार कर गए। आजकल उसका रवैया उनसे खासा उखड़ा उखड़ा था। वो महज ज़रूरतन ही उनसे बात करता, ज़्यादातर घर से बाहर रहता, आधी रात को घर आता और सुबह नाश्ता किए बगैर ही घर से चला जाता। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उसकी सारी हरकतें बहुत सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। उनका ख्याल था कि ये उसका वक्ती एहतजाज है, चंद दिन गुजरेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा। ताहम उन्होंने अभी हुमैरा साहिबा से शादी के सिलसिले में कोई बात नहीं की। वो इस मामले के ठंडा हो जाने की मुंतज़िर थी। वो मामूल के मुताबिक मुलाजमा से घर के काम करवाने में मसरूफ़ थी। शाहजेब अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था और उस वक्त वॉशरूम में नहा रहा था जब वो मुलाजमा से धुलवाने के लिए उसके मैले कपड़े लेने के लिए कमरे में चली आईं। उन्होंने खोंटी से उस सोफे से उठाकर उसके सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे करके रखे, इस ख्याल से कि पैंट की जेबों में उसका कोई ख़ास ज़रूरी कागज़ ना हो। वो जेबें खंगालने लगी, तभी पैंट की एक जेब से 3-4 तयशुदा कागज़ निकले। उन्होंने बेध्यानी में वो कागजात खोल कर देखे तो गोया उनके आगे हफ्ते इकलीम घूम गए। वो फ़क चेहरे के साथ तंबखुद सी अपने हाथ में थामे कागजात देख रही थी। जब उसने पीछे से वो आकर कागजात उनके हाथ से उचक लिए
तुमने निकाह कर लिया मुझे बताए बगैर? उन्होंने हद दर्जा बेयकीनी से इस्तफसार किया। मुझे यूं निकाह करने पर आपने ही मजबूर किया। आप जानती थी अम्मी, मैं आपको कितनी मर्तबा बता चुका था, मैं शादी सिर्फ रुमैसा से ही करूँगा। उसने बगैर किसी शर्मिंदगी के दीदा दलेरी से जवाब दिया। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो शाहजेब? वो हैरत से गूंगोती सोफे पर ढह गए। इससे पहले कि वो उन्हें कोई जवाब देता, दरवाजे पर जोर जोर से मुस्तकिल बेल बजती बेल से जिद जोता वो झुंझलाकर दरवाज़ा खोलने चल पड़ा। मुलाजमा न जाने कहाँ मसरूफ़ थी। आ रहे हैं भाई, सब्र करो, वो झल्ला कर बोला। न जाने बाहर कौन बेसब्रा था जो बेल बजाने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हाथ से भी धड़ाधड़ दरवाज़ा बजा रहा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला एकदम मुंह पर पड़ने वाले ज़ोरदार मुक्के से लड़खड़ा कर दूर जा गिरा, जबकि आने वाला पै दर पै उस पर लातों और घूंसों से हमला आवर था। क्या क्या जहालत है ये, पागल हो गए हो क्या? वो बमुश्किल खुद को उससे बचाते हुए बोला। यकदम पैदा होने वाले शोर की आवाज़ सुनकर फहमीदा बेगम और मुलाजमा भी हाँफती कांपती वहाँ इकट्ठी हो चुकी थी और आगे का मंजर देख बेसाख्ता दोनों की चीखें बुलंद हुई। दरवाज़ा खुला होने की वजह से बाहर से गुजरते एक दो राहगीर भी तमाशा देखने के लिए वहाँ जमा हो गए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये धोखा करने की? ताबिश ने कफ उड़ाते उसे एक और ज़ोरदार लात मारी थी। इस दौरान शाहजेब ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन एक तो ताबिश डील डोल और जसामत में उससे ज़्यादा था, दूसरे उस वक्त वो इतना शदीद बिफरा हुआ था कि उसके सामने किसी का टिकना मुहाल था। फहमीदा बेगम जो लम्हे में सूरत हाल भांप चुकी थी, फ़ौरन शाहजेब का बचाव करने के लिए उसके सामने आई। भले वो बेटे के दिए गए ताज़ा ताज़ा सदमे के ज़ेरे असर थी, लेकिन इस तरह ताबिश से मार खाता भी तो नहीं देख सकती थी उसे। इसमें धोखे की क्या बात है? नहीं है पसंद मुझे तेरी बहन, नहीं करना चाहता मैं उससे शादी। उसने नाक और होंठों से निकलता खून आस्तीन से साफ करते कहना चाहा। उसकी बात अभी जारी थी जब ताबिश फहमीदा बेगम को बाजू से पकड़कर एक मर्तबा फिर उस पर पल पड़ा। उनकी चीख निकल गई। शाहजेब ने भी एक दो हाथ ताबिश को जड़े, लेकिन ताबिश फौरन ही उसे काबू कर गया। एक हाथ में उसके दोनों हाथ जकड़ता, दूसरे हाथ से उसका गिरेबान पकड़कर गुर्राया। खबरदार, अगर मेरी बहन का नाम भी तेरी जुबान पर आया तो जबान काटकर हाथ में पकड़ा दूंगा। अगर चाहूँ तो तुझे ऐसे केस में उलझा दूं कि तू जिंदगी भर एड़ियाँ रगड़ता रहे, बाहर ना आ पाए कभी। लेकिन मैं तुझ जैसे कमज़र्फ और घटिया इंसान को इस काबिल भी नहीं समझता। अपनी बात मुकम्मल करके वो एक झटके से उसे दूर फेंक गया। शाहजेब, जिसे उसके ताल्लुकात और असर व रसूख का अच्छी तरह अंदाज़ा था, बिला इख्तियार धूप निकल कर रह गया। ताबिश बेटा, मेरी बात सुनो, हम बैठकर इस मामले का हल तलाश करते हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जब फहमीदा बेगम ने पीछे से पुकार कर कहा। वो हाथ रुक गया था उनका, वो हाथ उठाकर उन्हें रोक गया। मुझे आप लोगों के साथ अब कोई मामला हल नहीं करना, कोशिश कीजिएगा आइंदा मेरे सामने ना ही आए तो बेहतर है, वरना अपनी तरबियत के हाथों मजबूर होकर अभी तो मैं आपका लिहाज कर गया हूँ, लेकिन आइंदा की कुछ गारंटी नहीं दे सकता। वो फुकार कर कहता दरवाजे को धाड़ से बंद करता बाहर निकल गया। शाहजेब के किसी और लड़की से निकाह करने की खबर हुमैरा साहिबा और मरियम पर बिजली बनकर गिरी। मरियम तो इस धचके को बहुत सब्र व हौसले से बर्दाश्त कर गई, लेकिन हुमैरा साहिबा की हालत बड़ी नाजुक थी। वो चंद ही दिनों में बिस्तर से जा लगी थी। ऐसे में मरियम तो उनकी पट्टी से ही लग कर बैठ गई थी। अलवीना भी सारा दिन उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती। ताबिश भी दिलजोई करता, तसल्ली देता, उम्मीद दिलाता, लेकिन खामोश खामोश नज़रें झुकाएं हमा वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ मरियम को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता। ठीक है, उसकी उम्र कोई अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसकी बरसों से कायमशुदा मंगनी टूटी थी। हमारे मुआशरे में जिस लड़की की मंगनी इतने साल कायम रहकर टूट जाए, बिना हकीकत जाने लोग उस पर कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं धरते, यही सब सोच सोच कर उन्हें दिन रात होल उठा करते थे। उनकी दगरगूं हालत देखकर मरियम को अपना आप मुजरिम लगता था। वो नर्मो नाजुक एहसासात और जज्बात रखने वाली एक हसास लड़की थी। बहुत ज़्यादा दिली वाबस्तगी ना होने के बावजूद भी शाहजेब की हरकत से उसके जज्बात को ठेस पहुंची थी, लेकिन वो अपने घर वालों, खसूसन हुमैरा साहिबा की खातिर खुद को संभाले हुए थी। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि उसके बाप और भाई और उसकी माँ सारा वक्त उसका चेहरा खोजते रहते हैं, लेकिन वो पुरमलाल या ज़रा सी भी उदास नज़र आई तो माँ तो बिल्कुल ही हिम्मत खो बैठेगी। साथ ही किसी चट्टान की तरह डटा हुआ भाई भी शिकस्ता दिल हो जाएगा। सो वो इस मामले में दानिस्ता लापरवाह अंदाज अपनाए हुए थी। दुख, तकलीफ़ें, मुश्किलात और आजमाइशें हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं
लेकिन जो लोग अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं वो हर आजमाइश और सब्र में पूरे उतरते हैं। फिर चाहे मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो, साबरीन हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। उनका दिल मुतमईन रहता है, बेशक उनके रब का साथ ही उनके लिए काफ़ी होता है। शाह ज़ेब के किस्से और मरियम की मंगनी टूटने की खबर शहला बेगम के घर तक भी पहुंची। शहला बेगम का पूरा घराना भी उस दुख की घड़ी में उनके शाना बशाना खड़ा था। तो मरियम को देख देख कर कुढ़ती रहती। आजकल घर में सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते यही जिक्र रहता। या तो शैला साहिबा पैरों सहेली की अबतर हालत देखकर चुपके चुपके आंसू बहाती रहती, या फिर शाहजेब को बुरा भला कहती रहती। वो नामुराद मरियम जैसी लड़की के काबिल ही ना था। हाँ, कैसी हीरे जैसी बच्ची, न जाने नसीब में क्या लिखा है। वो कफ़े अफसोस मलती रह जाती। अबीरा भी मरियम आपी के लिए बहुत रंजीदा थी। ऐसे में अरसल उन दोनों को दिलासा देता। आप क्यों फ़िक्र करती हैं अम्मी, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। यकीनन इसमें ही उसके लिए कोई बेहतरी होगी। अगरचे शाहज़ेब अरसल को कोई ख़ास नहीं भाया था, लेकिन फिर भी उसे मरियम की मंगनी टूटने का सुनकर खासा अफसोस हुआ था। दिन यासियत भरे थे, लेकिन गुजरते जा रहे थे। इसी तरह एक महीना गुजर गया। हुमैरा साहिबा अब कुछ बेहतर हो चुकी थी। वो जल्द अज जल्द मरियम की शादी कर देना चाहती थी, लेकिन इस बार ताबिश डट गया। वो हरगिज़ भी अपनी बहन का फैसला किसी दबाव या जल्दबाजी में आकर नहीं करना चाहता था। भले मरियम मुंह से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी बहन जिस ज़हनी अजियत से गुजर रही थी उसे बखूबी इदराक था। उसने सख्ती से हुमैरा साहिबा को मना किया। 6-8 महीने तक घर में मरियम की मंगनी या शादी का जिक्र भी नहीं किया जाएगा, और वो उसे ज़िंदगी में हुए नाखुशगवार वाक़ये को भुला देने के लिए पूरा वक्त देना चाहता था। आज अरसल को ऑफिस देर से जाना था। वो खूब नींद पूरी करके 9:30 बजे उठा था। फ्रेश होकर नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि अफसाल चचा का फ़ोन आ गया। वो सीने में कुछ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। चचा जान, आप तैयार हो जाए, मैं 15-20 मिनट तक पहुंचता हूँ, आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो डाइनिंग से उठते हुए बोला और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने कमरे की जानिब बढ़ा। और फिर 20 मिनट बाद वो उनके घर के करीब पहुंचा तो नज़र सुर्ख लिबास में मौजूद मेन गेट से अंदर जाती नैना पर पड़ी। काफ़ी दिनों से उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई थी। पिछले दिनों एक मर्तबा वो चंद मिनट के लिए अरसल से मिलने घर आई थी, लेकिन मरियम वाली परेशानी की वजह से घर का माहौल इतना सोगवार हो रहा था कि वो ढंग से उससे बात भी नहीं कर सका था। अब इतने दिनों बाद उसे सामने देखा तो लबों को आप ही आप मुस्कुराहट ने छू लिया। निगाहों के सामने बेख्तियार उससे हुई आखिरी मुलाकात घूम गई, जिसमें उसकी उसी सुर्ख रंग की इंतहाई बोल्ड साड़ी ज़ेबतन की हुई थी उसने। साथ ही उसके होशरुबा सरापा और जानलेवा अदाएं भी याद आएं तो दिल उसकी कुर्बत के लिए मचल गया। दिल में बेशुमार नर्म गर्म जज्बात सर उठाने लगे। वो गाड़ी घर के सामने पार्क करता दरवाजे पर पहुंचा, जो हस्बे मामूल खुला हुआ था। ज़रा सा धक्का मारने पर खुलता चला गया। वो खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। अंदर आकर अफजाल चचा के कमरे में झांक कर देखा। उनका पलंग खाली था। उनका छोटा सा बटनों वाला मोबाइल तकिए के पास पड़ा था, और वॉशरूम की तरफ गया जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। जब तक अफजाल चचा रेडी होकर आते हैं, मैं नैना से मिल लेता हूँ, वो दिल में सोचता दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा, जहाँ से रेशमा चची की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अभी वो खिड़की के पास ही पहुंचा था जब खुली खिड़की से वो नज़र भी आ गए। सामने बैठी चची के चेहरे पर गुस्से के तासुरात सजे थे। वो नाखुश नज़र आती थी, जबकि नैना करवट के बल खड़ी खिड़की के तरफ पीठ किए लेटी हुई थी। वो अपनी सोचों में पूरी तरह गुम, गैर मुतवक्को तौर पर उसे सामने देख नैना का मुतवक्को रद्द-ए-अमल सोचता जा रहा था। जब अंदर से आती रेशमा चची की तेज़ आवाज़ उसके कानों में सूर फूंकती महसूस हुई। चंद लम्हे तो उसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया कि जो वो सुन रहा है वो कोई ख्वाब है या बदतरीन हकीकत। इससे पहले कि उसके हवास काम करना छोड़ते वो चकरा कर गिरता, उसने जल्दी से खिड़की पर लगी ग्रिल थाम कर सफ़ेद पड़ते होंठों पर अपनी खुश्क ज़ुबान फेर कर उन्हें तर करने की नाकाम कोशिश की। पूरे जिस्म पर चिंटियाँ सी रेंग गई, हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या महसूस कर रहा है। उसने ज़ोर लगाकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त कुव्वत गोयाई सब जैसे सल्ब हो चुकी थी। गोया उसका जहन बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसे आसपास सब कुछ इस तरह का रुका महसूस हो रहा था जैसे कोई हाथ बढ़ाकर टीवी पर चलते हुए जिंदगी से भरपूर मंजर को रिमोट से यकदम साकित कर दे। अंदर कमरे से आती चची और नैना की करी आवाज़ बाज का बदस्तूर उसके कानों पर हथौड़े मारकर
बरस रही थी। तकलीफ़, दुख और अज़ियत, उस वक़्त ये सब उसका दर्द बयान करने के लिए नाकाफ़ी अल्फाज थे। उस वक़्त उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, पर इस राज़ के अफ़शा हो जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। वो न जाने कब तक उस सख्ते की हालत में खड़ा रहता, जब अपने पीछे धड़ाम की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर उसका सख्ता टूटा और वो अपने हवासों में लौट आया। यकलख्त साकित हुआ मंज़र एक बार फिर रवां-दवां हुआ। अरसल दौड़कर अपने से 2 कदम के फासले पर घिरे अफजाल चचा तक पहुंचा, जो खड़े कद से ज़मीं बोस हुए थे। पास ही उनकी बैसाखी भी पड़ी थी। उनका चेहरा इस तरह सफ़ेद हो रहा था जैसे जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया। वजूद बिल्कुल साकित और आंखें ऊपर को चढ़ी थीं। वो न जाने किस तरह उनके ठंडे पड़ते बीमार लागिर कमज़ोर वजूद को अपने मजबूत बाजू में उठाकर खारजी दरवाजे की तरफ दौड़ा। चंद कदम का फासला तय करने में कई मरतबा उसके कदम लड़खड़ाए। कितनी ही मरतबा वो गिरते गिरते बचा। ड्राइविंग आती है तुम्हें? बाहर आकर सामने वाले घर के बाहर खड़े 22 साला लड़के को उसने बमुश्किल पूछा। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने जिस्म का सारा जोर लगा कर भी हलक से बमुश्किल आवाज़ निकालने में कामयाब हुआ। लड़के ने गर्दन में कान के अंदाज में इस्पात में हिलाई। अगले उसने सेकंड के 1000वें हिस्से में पैंट की जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर उस लड़के की तरफ उछाली, और जब तक परेशान हाल रोती रेशमा चची और उनके पीछे हैरत ज़दा सी नैना दरवाजे तक पहुंचती, वो गाड़ी में बैठ चुके थे। रेशमा चची को कुछ कहने या साथ जाने का मौका ही नहीं मिला। अगले 5 सेकंड में उनकी गाड़ी धूल उड़ाती वहां से निकल चुकी थी। न जाने अरसल कब वहां आया और उसने कुछ सुन लिया था क्या। अंदर आकर पलंग पर टिकते अफजाल साहब के बारे में फ़िक्रमंद होने की बजाय बुरी तरह लब चबाते इन्हीं सोचों में मसरूफ़ थी वो, जबकि रेशमा बेगम तो खूब ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर चुकी थी। शायद वो काफ़ी देर से आंसू बहाने के लिए किसी मौके की तलाश में थी, और अब उन्हें अफजाल साहब की बदौलत बखूबी वो बहाना भी मिल गया था। वो अपनी गोद में अफजाल चचा का सर रखे अपने लरसते कपकपाते हाथों से उनका सर्द और बेजान कमज़ोर सा हाथ थामे उनके चेहरे पर अपनी खाली खाली नज़रें गाड़े पिछली सीट पर बैठा था। वो लड़का उससे क्या बात कर रहा था, क्या पूछ रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सूरत हाल समझते वो लड़का खुद ही नज़दीक ही वाक़या एक हॉस्पिटल में ले आया। उन्हें अस्पताल के अमले की मदद से उस लड़के ने ही अफजाल चचा को इमरजेंसी में पहुंचाया। अरसल बल अपने बेजान होते वजूद को घसीटता उसके साथ साथ चल रहा था। हमने चेक किया, बट आई एम सॉरी, हरकतें कल बंद हो जाने की वजह से तकरीबन आधा घंटा पहले इनकी वफ़ात हो चुकी है। वो अस्पताल के इमरजेंसी के सामने पिलर से टेक लगा के खड़ा अपने जूते की नोक से फर्श कुरेद रहा था, जब 15 मिनट बाद ही डॉक्टर ने आकर ये रूह फुर्सा खबर सुनाई। अरसल को डॉक्टर के अल्फाज सुनकर ज़रा भी हैरत नहीं हुई। जो कुछ वो सुन चुके थे उसके बाद अगर ज़िंदा रह भी जाते तो मकाम हैरत तब होता। सब्र करें, जो अल्लाह की रज़ा। डॉक्टर कब का जा चुका था। वो अपनी सोचों में गुम फर्श पर नज़रें जमाए खड़ा था, जब वही लड़का उसके शाने पर हाथ रखता दिलासा देने लगा। अरसल ने अपनी बड़ी बड़ी लहू रंग होती आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। ऐन उसी लम्हे ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती हुई चची वहां दाखिल हुई। वो यकीनन उस लड़के से अस्पताल का पूछकर वहां पहुंची थी। उनके साथ नैना थी या नहीं, अरसल ने नज़र उठाकर नहीं देखा। मैं तदफीन का इंतज़ाम करता। वो एक लम्हा भी वहाँ मज़ीद रुके बगैर उस लड़के से कहता जल्दी से बाहर निकल गया। वो अफजाल चचा की तदफीन के बाद कब्रिस्तान से ही जो मंजर से गायब हुआ, दूसरे दिन शाम के वक्त दोबारा घर में दाखिल हुआ था। शहला बेगम, जो अभी कुछ देर पहले ही अफजाल साहब की तरफ से आकर बैठी थी, उसके मखदूश होती हालत को देखकर दिल थाम गई। थका थका पुज मुर्दा चेहरा, खुला गिरेबान, शर्ट के टूटे बटन, उलझे बिखरे बाल, सुर्ख अंगारा होती आंखें, चेहरे से टपकती वहशत और वीरानगी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। चचा के मरने का दुख अपनी जगह, लेकिन उसकी हालत चीख चीख कर कुछ गलत होने का ऐलान कर रही थी। ऐसी हालत तो उसकी इकबाल साहब के इंतकाल पर भी नहीं हुई थी। अरसल, क्या हुआ है मेरे बच्चे तुम्हें? वो लपक कर उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछने लगी। अम्मी, उसने उनके हाथ कलाइयों से थाम कर नज़रें उठाकर उन्हें देखा। शहला साहिबा को उसकी वहशत से सुर्ख पड़ती स्याह आंखों में उस वक्त उभरती हुई नमी साफ दिख रही थी। हाँ मेरे बेटे, उन्होंने उसे बोलने पर उकसाया। जल्द अज जल्द उसकी बात सुनना चाहती थी। उसे इस तरह टूटा बिखरा देख उनकी अपनी हालत ख़राब हो रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अरसल, अरसल मेरी जान। अभी वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही लगा था, जब नैना की आवाज़ उसके कानों में पिघले हुए शीशे की मानित पड़ी। उसके चेहरे के अज़लात यकदम
तल्ख हुए थे। कनपटी की रग जोर जोर से फड़कने लगी। शहला साहिबा की कलाइयों पर उसके हाथों की गिरफ्त साख्त हुई। वो तय से जबड़े भींचे, चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए खड़ा था। नैना चलते हुए उसके बेहद पास आई। अरसल, तुम्हें कुछ गलत फहमी? वो उसके बाजू पर अपना मोमी हाथ रखकर कहने लगी, जब उसने पूरी कुव्वत से उसे खुद से दूर धकेला। नैना उस हमले के लिए कतई तैयार न थी। दूर फर्श पर जा गिरी। उसने जल्दी से अपना हाथ जमीन पर रखकर अपना चेहरा जख्मी होने से बचाया। अरसल की इस हरकत पर बिला इख्तियार शहला साहिबा की चीख बुलंद हुई थी। आंखें हैरत से फट सी गई थीं। वो बेयकीनी से लबों पर हाथ रखकर उसे देखे गए। अरसल, ये क्या तरीका है? वो होश में आते उसे सरजनिश करते बोली और तेज़ी से ज़मीन पर गिरी नैना की जानिब बढ़ी। अरसल उनकी बात को अनसुना करता उससे भी ज़्यादा तेज़ी से लंबे लंबे कदम उठाता नैना के सर पर पहुंचा। आज के बाद ना तो अपनी इस गंदी ज़ुबान से मेरा नाम लेना और ना ही अपने इस गलीज़ पलीत वजूद से मुझे छूने की कोशिश करना। घिन आती है मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे नाम से, यहाँ तक कि तुम्हारे ख्याल से भी। उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके उंगली दिखाता वो घुर्राया तो उसके लहजे में अस्तहों की फुंकार थी। उसकी बोटी की तरह सुर्ख होती आंखों से नफरत की ऐसी लपेटें निकल रही थीं कि नैना को अपना वजूद झुलसता महसूस हुआ। वो बेसाख्ता थूक निकल कर रह गई। वो कहकर वहाँ एक लम्हा भी रुके बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो चुका था। पीछे शहला साहिबा पुकारती ही रह गई, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं डांटूंगी इसे, तुम आओ आराम से ऊपर बैठो। उसके जाने के बाद शहला साहिबा ने प्यार से नैना का हाथ थाम कर उसे उठाते हुए कहा, आज जो सलूक उनके बेटे ने नैना के साथ किया था उस पर अजहद शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शर्मिंदगी के मारे वो अरसल के अल्फाज पर ज़्यादा गौर ही नहीं कर सकी, वरना ज़रूर ठिठक जाती। नैना कोई भी बात किए बगैर ज़ोर से उनका हाथ झटकती हुई ज़मीन से उठी और तेज़ी से तीर किसी तेज़ी से बाहर निकल गई। शहला साहिबा उसे देखती रह गई। दिमाग ख़राब हो गया इस लड़के का। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन बीवी से इस तरह का सलूक कौन करता है? वो गुस्से से बुड़बुड़ाती अरसल के कमरे की तरफ चल पड़ी। उनको यही लग रहा था कि दोनों के दरमियान कोई आम सा लड़ाई झगड़ा हुआ है जिस पर उनका इतना गुस्से का तेज़ बेटा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। अरसल, दरवाज़ा खोलो। वो और अबीरा कल से अब तक न जाने कितनी बार दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई थी, लेकिन वो कान लपेटे पड़ा था। कल शाम को नैना के सामने जो कमरे में बंद हुआ था तो अब अगले दिन की रात हो गई थी। 24 घंटे से भी ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद वो भूखा प्यासा अंदर बंद था। अब तो शहला साहिबा की हालत गैर होने लगी। न जाने वो अंदर किस हाल में था, ठीक था भी या नहीं। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि बात सिर्फ बीवी के साथ मामूली लड़ाई झगड़े की नहीं, बल्कि असल बात कुछ और है। तभी अब वो खुद पर ज़ब्त ना रख सकें और फूट फूट कर रो दी, अरसल मेरे बच्चे, माँ सदके दरवाज़ा खोल, तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे कुछ हो जाएगा अरसल, मेरा दिल बंद हो जाएगा, भाई खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दे। साथ ही अबीरा का भी रोना जारी था। माँ और बहन का रोना सुनकर अंदर दरवाजे के साथ टेक लगाकर कल से अब तक एक ही पोजीशन में बैठे अरसल के वजूद में जुम्बिश हुई। फोड़े की तरह दुखती आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली। हवास ने काम करना शुरू किया तो अपने से जुड़ी बेहद चाहने वाली हस्तियों का एहसास हुआ, जो उसके इस तरह खुद को बंद कर लेने पर परेशान थी। बेहद उसकी फिक्र में पल पल मर रही थी। वो एक झटके से उठता दरवाज़ा खोल गया। अम्मी, अबीरा। वो एकदम पूरी शिद्दत से उन दोनों को खुद में भींच गया। वहीं उसे सही सलामत देख शहला साहिबा और अबीरा की जान में जान आई। बेशक उसकी हालत बहुत मखदूश थी। उसका पूरा वजूद बुखार में जल रहा था। आंखें इस बुरी तरह सूख थीं कि लगता था कि आंखों की जगह दहकते हुए अंगारे रखे हों। पपड़ी ज़्यादा सूखे हुए खुश्क हों। एक लम्हे के लिए तो वो उसकी हालत देखकर दहल गई, लेकिन यही शुक्र था कि कम अज़ कम उसने दरवाज़ा तो खोला। तो वो बाहर आ गया। अबीरा, जाओ भाई के लिए खाना और दवाई लेकर आओ। वो तीनों खूब आंसू बहाकर दिल का बोझ हल्का कर चुके तो शहला साहिबा ने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करते हुए अबीरा से कहा, तो वो फ़ौरन सर हिलाती हुई चली गई। शहला साहिबा उसे लिए कमरे में चली आई। उसे बेड पर बिठाकर उसके पास बैठी तो वो फ़ौरन उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। वो उसके सर में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाने लगी। वो भी माँ की आगोश में सुकून महसूस करता आंखें मूंद गया। तभी कुछ देर में अबीरा ट्रे में खाना लिए चली आई। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे अपने हाथों से 4 लुक़मे खिलाए। अबीरा ने शहला साहिबा को भी ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिलाया।
जो उसकी फिक्र में गुलते खुद भी सुबह से भूखी थी। अब बताओ क्या बात है जो तुमने 3 दिन से अपनी ये हालत बना रखी है। जब अबीरा खाने के बर्तन समेट कर वहाँ से चली गई तो उसे बुखार की दवा देने के बाद उन्होंने इस्तफसार किया। अम्मी, उसने उनका हाथ थामकर पुरदर्द लहजे में उन्हें पुकारा, जबकि आंखों के किनारों से आंसू एक लकीर की सूरत बहकर कनपटियों में जज्ब हुए। शैला साहिबा तड़प कर रह गई। उनका दिल किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी अरसल बहुत मजबूत आसाब का मालिक है। न जाने ऐसी क्या कयामत टूटी थी जो इस तरह बिल्कुल ही ढह गया था। अरसल, खुदा के लिए बेटा मुझे बताओ क्या बात है, क्यों मेरे सब्र का इम्तहान ले रहे हो बेटा। चंद मिनट के इंतज़ार के बाद भी वो जब ना बोला तो वो बुरी तरह रोते अपना सब खोती चली गई। चंद लम्हों बाद वो उठकर बैठ गया, अपनी आंखें रगड़ कर साफ की और बैकग्राउंड से टेक लगाकर नज़रें सामने दीवार पर टिकाए कहना शुरू किया, नैना, नैना मुझे इतने अरसे से धोखा दे रही थी अम्मी। उसे मेरा होना ही नहीं था, ये उसने अव्वल रोज़ से तय कर रखा था। उस लम्हे शैला साहिबा जिस्म का एक एक उज़्व गोया कान बना हुआ था। वो दम साधे बैठी गौर से बिना टोके उसे सुन रही थी। उसके जहन के पर्दे पर आज उस सुबह का वो बदनुमा मंजर ताज़ा हुआ तो चेहरे पर सख्ती छा गई, जबकि आंखों से गहरे दुख, कुर्ब और अजियत के तासुरात नुमायाँ थे। वो जबड़े भींचे बड़े सब्र और हौसले से अपने ज़ख्म में एक बार फिर कुरेदता चला गया।